स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राजस्थान टाइम्स। मैं हुकुम सिंह। आज खास मुलाकात में मिलते हैं कांग्रेस के उस नए युवा चेहरे से जिन्होंने राजीव गांधी पंचायती राज संगठन को पूरे प्रदेश में फैलाया। एक ऐसा संगठन जिसकी रिपोर्ट सीधी दिल्ली जाती है। वो शख्सियत है अमित पूनिया। स्वागत है आपका स्टूडियो में अमित जी। बहुत बहुत नमस्कार आपको। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन से आप जुड़े हुए हैं। कैसा संगठन है, किस तरह काम करता है? ये कांग्रेस पार्टी का ये एक अभिन्न है। आप अगर इसको सही शब्दों में कहेंगे तो यूँ कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का ही एक ये हिस्सा है जिसके अंदर वो विशेष तौर से पर्टिकुलर जो पंचायती राज है, जो पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके ये संगठन काम कर रहा है। इस संगठन का कब से निर्माण हुआ? क्योंकि निश्चित रूप से राजीव गांधी जी का नाम जुड़ा हुआ है, एक उद्देश्य के साथ में बना हुआ है, कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर बना हुआ है। कब इस संगठन अस्तित्व में आए, कांग्रेस का ये संगठन? देखो, ये तो सर्वविदित है कि जो पंचायती राज की स्थापना हुई है उसके पीछे जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो कांग्रेस पार्टी का रहा है या कांग्रेस पार्टी के नेताओं का रहा है, जिनकी दूरगामी सोच की वजह से उनकी ये सोच थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता कुछ लोगों तक केंद्रित ना रह करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में सत्ता जाए और उनके माध्यम से वहाँ स्थानीय स्तर के ऊपर काम हो। इसी सोच के साथ में चाहे जवाहरलाल नेहरू जी, आपको ये भी पता है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने सर्वप्रथम राजस्थान को एक इस चीज़ का सौभाग्य भी है कि 1959 में नागौर से पंचायती राज की शुरुआत की थी। उसके बाद में पंचायती राज को स्थापित करने का एक बहुत लंबा संघर्ष रहा जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया। राजीव गांधी जी ने इसको संवैधानिक दर्जा दिलाने की पहल की और उसके लिए उनको बहुत बड़े स्तर के ऊपर संघर्ष करना पड़ा। वो राजनीतिक संघर्ष भी था उनका, सामाजिक संघर्ष भी था। उसके माध्यम से कहीं न कहीं संविधान में 73वां और 74वां संशोधन के माध्यम से पंचायती राज और नगर निकायों की स्थापना को संवैधानिक दर्जा मिला। उसके बाद में नियमित रूप से इनके चुनाव होने लगे। चुनाव के बाद के अंदर नियमित रूप से इनके अंदर जो फंक्शनिंग है, कार्रवाई वगैरह है, इनकी जो गतिविधियां हैं वो रहने लगी। लेकिन इसके अंदर में भी कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ये सोच थी कि पंचायती राज की स्थापना हो, उसके साथ साथ में सत्ता का असली विकेंद्रीकरण तब हो सकता है जब आप उनको अधिकार दो। जो ग्राम सभा की अवधारणा है, जो गांधी जी ने कहा था कि गांव के लोग स्थानीय स्तर पे अपने विकास की योजना खुद बनाएं, तो उसको लेकर के करीबन 29 विषय पंचायती राज के थे और 18 विषय शहरी निकायों के थे जो स्थानांतरित होने चाहिए थे स्थानीय स्तर के ऊपर। अगर सरपंच इलेक्टेड होकर के आ रहा है या प्रधान इलेक्टेड होकर के आ रहा है या जिला प्रमुख बन रहा है तो वो अपने स्तर के ऊपर उन अधिकारों के साथ में लोगों को साथ में मिल करके काम कर। लेकिन जैसा एक नेचर रहता है, आप भी समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति सत्ता को अपने हाथ से दूसरे व्यक्ति के हाथ में जाने नहीं देना चाहता। तो अभी भी पंचायती राज के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाई हैं। तो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन उसी सोच के साथ में काम कर रहा है और हमारी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है सोनिया गांधी जी ने, उसने इस राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की स्थापना 2004 में की थी नए सिरे से। मणिशंकर अय्यर जी जो पहले पंचायती राज मंत्री रहे थे वो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उसके बाद में। और अभी 2013 से इसमें हमारे मंदसौर से पूर्व सांसद हैं मीनाक्षी नटराजन जी, और जो पहले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव भी रही हुई हैं, उनके नेतृत्व के अंदर वो इसकी राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की नेशनल चेयरपर्सन है। उनके नेतृत्व में पंचायती राज संगठन अधिक सक्रियता से अलग अलग राज्यों में काम कर रहा है। आपको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे रखी है, संयोजक की भूमिका में है। राजस्थान में बराबर आप मेहनत कर रहे हैं, कितना अभी विस्तार दे दिया है इस संगठन को आपने? हमारा निरंतर प्रयास है इस चीज़ को लेकर के। मैं इससे पूर्व यूथ कांग्रेस में राष्ट्रीय पदाधिकारी था। राष्ट्रीय पदाधिकारी के नाते मेरे पास में अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी थी। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मैं इस चीज़ में कहूँगा कि मेरा सौभाग्य रहा कि संगठन ने मुझे अलग अलग राज्यों के माध्यम से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संगठन के अंदर दी। उसके अंदर मेरे पास में अलग अलग 5 राज्यों का प्रभार था और सभी राज्यों के अंदर मुझे शुरू से ही संगठन ने इंडिपेंडेंट चार्ज के रूप में मेरे को उन राज्यों की जिम्मेदारी दी। यूथ कांग्रेस में राष्ट्रीय पदाधिकारी रहते हुए मैं यूथ कांग्रेस की हमारी एक इलेक्शन प्रिपेयर्डनेस विंग होती थी
चुनावी प्रबंधन की, उसका मैं ऑल इंडिया का इंचार्ज भी रहा। उसके अंदर मैं महत्वपूर्ण रूप से जो हमारी यूथ कांग्रेस कोटे की के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए राहुल जी की शुरू से एक सोच रही है कि युवा लीडरशिप को हम ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें, उनको उभारें, उनको समाज के अंदर आगे बढ़ाएं, कहीं ना कहीं नेतृत्व का मौका भी उनको पार्टी के स्तर पे दें। तो ये राहुल जी की भी, हमारे नेता की भी शुरू से ये एक ऐसी सोच रही है। उसके तहत यूथ कांग्रेस के अंदर भी जो उभरते हुए युवा चेहरे थे, जो स्थानीय स्तर पे मेहनत करते थे, काम करते थे, उन लोगों को हम पूरे सिस्टम से, प्रोसेस के थ्रू हम आगे लेकर के आते थे और उसके माध्यम से उन्हें हम चुनाव लड़ने का भी पार्टी के स्तर पे मौका देते थे। और मैं अपने आप को इस चीज़ के अंदर सौभाग्यशाली महसूस करूँगा, विनम्रता से कहूँगा कि मैंने जिस भी स्तर पे काम करके इन चीज़ों के अंदर प्रयास किया कि एक परिणाम निकल के आए, तो मेरे जितने भी रिकमेंड किए हुए कैंडिडेट उम्मीदवार थे जिन्होंने चुनावी क्षेत्र के अंदर अपना चुनाव लड़ा, वो सारे के सारे उसमें चुनाव जीत करके भी आए। तो अलग अलग स्तरों पे मैं काम कर रहा था। जब मेरे यूथ कांग्रेस के अंदर मेरा कार्यकाल पूरा हुआ, हर संगठन में आप जब काम करते हो तो उस काम का भी एक आपका कार्यकाल होता है। यूँ कह सकते हैं कि एक अनुभव लेके मैं आगे आया कि यूथ कांग्रेस का मेरा कार्यकाल पूरा हुआ। तो उसके बाद में मेरे को ये संगठन ने, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन में काम करने की जिम्मेदारी दी। इसमें भी मैंने अन्य राज्यों में, बिहार राज्य में भी मैंने काम किया। उसके बाद में संगठन के आदेश के हिसाब से मैं राजस्थान के अंदर इस राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश संयोजक के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन। कांग्रेस में आपका परिवार पिछले 3 पीढ़ियों से लगातार सेवा दे रहा है और आपने भी कांग्रेस के अलग अलग राज्यों में अपनी भूमिका निभाई है। माना जा रहा है, हमें जो जानकारी मिली है कि आपको उस अनुभव के आधार पर पिछले विधानसभा में भी आपको एक विधानसभा से उम्मीदवार बनाया जा रहा था, लेकिन आप ऐन वक्त पर आपने पार्टी हित में या जैसे भी जो भी कारण रहे हैं, क्या इस तरह की जानकारी सही है? नहीं, ये तो सही है कि शुरू से कांग्रेसी विचारधारा का मेरा परिवार है और 3 पीढ़ियाँ नहीं बल्कि यूँ कह सकते हैं कि आप 4 पीढ़ियों से हम कांग्रेस के अंदर, मैं 4th जनरेशन हूँ। आई एम द 4th जनरेशन जो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से देश को सर्व कर रहा है। ये कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहे हैं। मेरे परदादा भी जुड़े रहे, मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट भी लिया। और जब प्रजामंडल, कांग्रेस पार्टी का एक दूसरा रूप प्रजामंडल के रूप में यहाँ पे स्थानीय स्तर पे होता था, तो वो प्रजामंडल में भी काफ़ी सक्रियता से और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के रूप में वो काम करते रहे। उसके अलावा भी उन्होंने संगठन के अंदर ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के रूप में भी स्थानीय स्तर पे काम किया है। और मेरे दादाजी की भी शुरू से यही सोच रही है कि किस तरीके से हम इस देश को कुछ योगदान दे सकें, इस पार्टी को योगदान दे सकें। तो उस चीज़ का प्रयास और प्रयत्न रहा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैं एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुकात रखता हूँ, अभी भी हम खेती करते हैं, मैं स्वयं भी गाँव जाता हूँ तो अभी भी मैं कुछ समय खेती के अंदर देता हूँ। और मेरी जो शिक्षा हुई, आप ये कहें कि 12वीं तक की स्कूली जो शिक्षा हुई, वो मेरे गांव की सरकारी स्कूल में ही हुई थी। मेरे फादर यहाँ जयपुर में निजी सेवा के लिए आ गए थे, लेकिन मैं गांव में ही दादा दादी के पास रहता था। तो जो स्वतंत्रता आंदोलन मेरे दादाजी ने लड़ा, जो कांग्रेस पार्टी में उन्होंने काम किया, उनके अनुभव मैं सुनता था, कुछ चीज़ें वो मुझे सिखाते थे, बताते थे। तो वही चीज़ें देख देख के, वही चीज़ें सीख के कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तन मन के अंदर बस गई कि वो किसी भी रूप से के अंदर वो कांग्रेस पार्टी बाहर नहीं निकल सकती। तो मेरे दादा ने भी काम किया, परदादा ने भी काम किया, मेरे ताऊजी भी कांग्रेस पार्टी में संगठन के अंदर बड़ी निष्ठा से जुड़े रहे मेरे। और उसके बाद में अब मैं भी काम कर रहा हूँ और मेरी मदर भी कांग्रेस पार्टी के अंदर सेवा। निश्चित रूप से आप काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि पिछले विधानसभा चुनाव में, हाँ, वो आपका सवाल था, ये बात सही है। हालांकि मैं उस वक्त पिछले विधानसभा चुनाव के समय ज़्यादातर मेरा अधिकतर जो समय राष्ट्रीय पदाधिकारी में कांग्रेस, यूथ कांग्रेस में था। तो और मेरे पास में कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ का सौभाग्य समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ मेरे को उस समय दे रखी थी। तो मेरा अधिकतर समय राजस्थान से ही बाहर बीतता था,
तो तकरीबन 28 दिन 29 दिन में संगठन के कहीं ना कहीं किसी न किसी काम की वजह से दिल्ली या अन्य राज्यों के अंदर में दौरे करता रहता था। तो इतनी ज़्यादा समय मैं यूँ कह सकते हैं चुनावी स्तर पे दिया नहीं। और जिस तरीके से अभी जो बात हुई कि 4 पीढ़ियों से मेरा परिवार कांग्रेस पार्टी के अंदर लग रहा है, तो शुरू से ही हमारी जो सोच रही है वो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से ही देश की सेवा करने के लिए। तो हमने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस संगठन के अंदर निष्ठापूर्वक हमने कहीं ना कहीं समय बिताया। तो वही चीज़, जैसा मैंने कहा कि मैं बचपन से दादा दादी के पास ही पला बढ़ा, गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ा, तो कहीं ना कहीं जब उनकी बातें कांग्रेस पार्टी के प्रति, देश की आज़ादी के प्रति सुनने को मिलती थी, तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी मेरे तन मन में रची बसी, उस तरीके से फिर मेरे को उस वक्त जब मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी बन गया, तब भी मुझे कहीं ये नहीं लगा कि अब मुझे कहीं संगठन ने पद दिया है या राष्ट्रीय स्तर का पद मिला है। मैं उस पद को पद मानता ही नहीं था, उसको मैं जिम्मेदारी मानता था। उस जिम्मेदारी के निर्वहन में मेरा समय निकलता था। तो इसलिए मैंने चुनावी स्तर में बिल्कुल कहीं पे भी सोचा भी नहीं था, मैंने कहीं तैयारी भी नहीं की थी, ये निश्चित है। लेकिन संगठन के स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ही अंतिम समय पे मेरे को कहीं ना कहीं इस तरीके से दिल्ली से इस चीज़ के निर्देश मिले। हम कर रहे हैं खास मुलाकात में, आज हैं अमित जी पूनिया के साथ में। ब्रेक के बाद में जानते हैं उनसे उनके जवाब। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल विज्ञान, वाणिज्य व कला संकाय का श्रेष्ठ विद्यालय, जहां विद्यार्थियों का लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करना है, जहां उच्च शिक्षित अनुभवी शिक्षकों द्वारा सकारात्मक वातावरण सदैव विद्यमान रहता है, जहां के विज्ञान के विद्यार्थी हैं पीसीएम के अंतर्गत झुंझुनू जिले में सर्वश्रेष्ठ। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रथम टॉपर नवलगढ़ विज्ञान टॉपर है अमित मील, जिसका पीसीएम में रहा 99.33% स्कोर। आवासीय सुविधा, को एजुकेशनल स्कूल, अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, स्कूल बसेस के साथ साथ सभी वाहनों में जीपीएस की सुविधा भी उपलब्ध है। उच्च योग्यताधारी एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य, सत्र पर्यंत पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, खेल मैदान व खेल सामग्री की उपलब्धता, सृजनात्मक एवं व्यक्तित्व के विकास हेतु प्रतियोगिताओं का आयोजन, बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए अलग से व्यवस्था और वर्ष में 2 बार मेडिकल चेकअप, प्रतिभावान छात्राओं को गार्गी पुरस्कार, उसके साथ ही कमजोर छात्रों के लिए रेमेडियल क्लासेस का भी आयोजन कराया जाता है। आपका विद्यालय सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बलवंतपुरा फाटक, नवलगढ़, जिला झुंझुनू। संपर्क करें 9413381100 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अमित जी पूनिया साहब, हम बात कर रहे थे चुनाव से संबंधित। फुलेरा का नवलगढ़ से बहुत अच्छा कनेक्शन। फुलेरा से नवलगढ़ के डॉक्टर हरि सिंह जी आ चुके हैं, सुरेश चौधरी जी का नाम आ रहा है, पिछले विधानसभा चुनाव में आपका नाम भी आया है। निश्चित रूप से नवलगढ़ और फुलेरा का क्या कनेक्शन है? क्योंकि ये तीसरा मौका है जब आपका नाम बड़ा मजबूत, हालांकि आपके वहाँ माता जी भी नवलगढ़ में काफ़ी सक्रिय है, हम बात करेंगे नवलगढ़ की भी, लेकिन अभी ये नवलगढ़ से फुलेरा का कनेक्शन के विषय में जानने का हमारे दर्शकों की बड़ी रुचि है। नहीं, देखो, कुछ चीज़ें तो यूँ कह दें कि प्रकृति के रहस्य हैं। क्या संबंध है इंसान का इंसान से या फिर स्थान से, तो कुछ चीज़ें तो उस रहस्य के पीछे ही आदमी चलता है और योग संयोग बनता है। अब किस तरीके से मेरा यहाँ से योग संयोग रहा फुलेरा से मैंने यूथ कांग्रेस के संगठन का चुनाव लड़ा था। हमारी चुनावी प्रणाली यूथ कांग्रेस की चालू हुई थी, उसके अंदर मैंने चुनाव लड़ा और फुलेरा के लोगों ने मुझे वाकई में इसके अंदर बहुत प्यार दिया, वहाँ की युवाओं ने प्यार दिया और मुझे चुनाव में जिताया। और जीतने के बाद में मैंने जब यहाँ के ज़िले के स्तर पे चुनाव लड़ा तो मैं फिर यहाँ ज़िले में महासचिव बना। और आप ये देखें इत्तेफाक कि उस वक्त राष्ट्रीय स्तर पे यूथ कांग्रेस के अंदर 11 लोगों का चयन पूरा एक लोकतांत्रिक प्रणाली से और कई प्रक्रियाओं को अपना करके चयन हुआ था। राहुल गांधी जी उस टाइम यूथ कांग्रेस के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी थे
तो अंतिम स्तर पे उन्होंने निर्णय लेकर के 11 लोगों का चयन राष्ट्रीय कार्यकारिणी में किया था और मेरा चयन वहाँ पे हुआ। तो कहीं ना कहीं फुलेरा से वो मेरी संगठनात्मक यात्रा चलते हुए और राष्ट्रीय स्तर तक पहुँची, तो वो भी एक कहीं ना कहीं कनेक्शन था। तो ये कनेक्शन भी है और ये कनेक्शन आगे भी कहीं ना कहीं संगठनात्मक रूप से भी कहें या लोगों के बीच में व्यक्तिगत रूप से भी कहें, जो प्यार मोहब्बत वहाँ के लोगों से बना है, जो संबंध बना है, वो अभी निरंतर चल भी रहा है और ये आगे प्रकृति तय करेगी कि वो संबंध कितना गहरा। नवलगढ़ में आपके माताजी काफ़ी सक्रिय हैं, उन्हें लोग दबंग लेडी कहते हैं, सरपंच है वर्तमान में आपकी ग्राम पंचायत से और आप कांग्रेस के परिवार से संबंध रखते हैं। मूलतः पैतृक जो विधानसभा क्षेत्र है निश्चित रूप से आपका नवलगढ़ है। फुलेरा आपकी कर्मस्थली बन चुका है, नवलगढ़ आपके परिवार की कर्मस्थली है। तो क्या माने, जिस तरह पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने आपको टिकट का ऑफर दिया, इन दोनों विधानसभाओं में कहीं ना कहीं आपका परिवार एक कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में देखने जा रहे हैं? भाई अभी तो हम काम कर रहे हैं। मेरी माताजी हैं सरपंच चुन के आई वो, और यूँ कहें कि वो चुनाव भी उन्होंने स्वयं अपने स्तर पे लड़ा और मुझे वाकई में कई बार आश्चर्य भी होता है इन चीज़ों के, और मेरा खुद का भी इस चीज़ में ये एक अनुभव की बात है कि कई बार हम ये सोचते हैं कि जब घर परिवार में महिलाओं को देखते हैं या उनके दायरे को देखते हैं तो उनके दायरे के लिए हम आपस में सोचने लगते हैं कि ये इस दायरे में रह कर के ही काम करेंगे। और ये उदाहरण मेरी माताजी के साथ में भी लागू होता है। वो बहुत लंबे समय से हाउसवाइफ थी, घर को पूरा संभालती थी, परिवार में सब लोगों की सेवा करना, या जो एक गृहिणी काम करती है। जब पंचायत के चुनाव आए तो उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव इस तरीके से लड़ा, उसके अंदर आपको इस चीज़ का आभास भी है, आप स्थानीय स्तर पे भी जुड़े हुए हैं, आपको पता भी है, इसमें सच्चाई भी है कि हमारा पंचायत चुनाव ऐसा था जिसके अंदर हमने कहीं पे भी कोई भी तरीके के लालच का प्रयोग नहीं किया और शराब का प्रयोग नहीं किया, बल्कि कहीं ना कहीं हमारा वो चुनाव इस तरीके से था कि हम कहीं किसी मापदंड और मूल्यों पे चुनाव लड़े और उन मूल्यों को जनता ने सम्मान दिया। मेरी माताजी चुनाव जीत के आई और आप ये देखें कि तकरीबन 2 साल 2.5 साल का कार्यकाल उनका हुआ है। उस कार्यकाल को उन्होंने खुद अपने स्तर पे चलाया है। आप ये देखें कि कई जगह हम देखते हैं, मैं खुद पंचायती राज संगठन में काम कर रहा हूँ, कई जगह हम देखते हैं कि सरपंच पति काम करते हैं, प्रधान पति काम करते हैं, लेकिन मेरी पंचायत के अंदर मेरी मदर काम कर रही हैं, स्वयं काम करती हैं। मीटिंगों में भी उन्होंने इस तरीके का नियम बना रखा है कि चाहे सरपंच पति हो, चाहे पंच पति हो या वो सरपंच पति हो, वो उस मीटिंग में सहभागिता नहीं कर सकते। पूरी तरीके से महिलाओं के हाथ में जो एक तरीके से लोकतांत्रिक प्रणाली होनी चाहिए वो है। और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव भी लिए। ये ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पारिवारिक रूप से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं उनकी इस चीज़ में तारीफ़ करूँगा या कहूँगा तो एक अतिशयोक्ति होगी, लेकिन फिर भी हमने किसी भी चीज़ को, जैसे आप क्षेत्र कह रहे थे, नवलगढ़ क्षेत्र, फुलेरा क्षेत्र, हम क्षेत्र को विधानसभा क्षेत्र के रूप में नहीं देखते थे। वो देखना भी नहीं चाहिए। राजनीति करना या संगठन में मैं अलग, मेरे मापदंडों के अंदर, मेरे मूल्यों के हिसाब से मैं संगठन में भी काम करता हूँ। अगर आप उस क्षेत्र को उसके रूप में आप वहाँ पे देखोगे तो कहीं ना कहीं आपका उसके अंदर व्यक्तिगत हित दिखता है, और व्यक्तिगत हित देख करके न तो संगठन में मैं काम कर रहा हूँ, न मेरे परिवार के अन्य सदस्यों ने आज तक कभी काम किया, और चाहे ज़मीनी स्तर पे मेरी माताजी सरपंच के रूप में काम कर रही हैं, वो भी व्यक्तिगत हित देख करके काम नहीं कर रही हैं। और आपको भी पता है कि ऐसे ऐसे प्रकरण, आप जैसे अतिक्रमण के भी मामले आते हैं गाँव के अंदर, 30-30 साल 35-35 साल पुराने ऐसे मामले थे जिनको मेरी माताजी ने इनिशिएटिव लेकर के उन अतिक्रमण के मामलों के अंदर उन अतिक्रमणों को हटाया। वरना एक आप राजनीतिक स्तर से देखें तो कोई भी व्यक्ति ऐसा निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ उसका वोट है, ये नाराज़ होगा, वो नाराज़ होगा, तो ऐसी चीज़ों के अंदर कोई भी व्यक्ति हाथ डालता नहीं। तो हमारी शुरू से इसी चीज़ की सोच है और मेरी माताजी भी इसी राह के अंदर काम कर रही हूँ। मेरे लिए प्रेरणा, सैद्धांतिक आपकी वहाँ माताजी काम कर रहे हैं, जो सैद्धांतिक मूल्यों को लेकर आपके माताजी काम कर रहे हैं निश्चित रूप से, लेकिन बताया जा रहा है कि उन्हीं मूल्यों के खिलाफ आपके परिवार के कुछ सदस्य हैं जो चुनाव में भी, पंचायत चुनाव में भी सामने खड़े हुए थे, और अभी वर्तमान में वो लोग एक विरोधी के रूप में काम कर रहे हैं। आखिर ये विरोधाभास कैसे? नहीं, ये विरोधाभास देखो, यूँ कहें कि मन का विरोधाभास नहीं है। कोई भी भेद होता है, कहा भी जाता है, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, मतलब मतभेद हो सकता है, मन भेद नहीं होना चाहिए। मन भेद हमारी तरफ से कहीं पे भी नहीं है, मतभेद है, क्योंकि एक सिद्धांतों के मूल्यों की कहीं आप लड़ाई लड़ते हो तो उस पर अडिग रहना पड़ता है, और सिद्धांत और मूल्यों की
टकराहट कहीं ना कहीं आपकी शुरुआत कहीं पे भी आप देखें, आपके व्यक्तिगत जीवन में देखें, चाहे राजनीतिक सामाजिक जीवन में देखें, उन सिद्धांतों और मूल्यों पे अगर आप चलते हो तो सबसे पहले आपकी टकराहट आपके करीबी लोगों से होती है। तो अब ये आपका निर्णय होता है कि फिर आप उन सिद्धांत और मूल्यों को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको वो टकराहट को भी सह करके आगे जाना पड़ेगा, वो आपका संघर्ष है। आपके माताजी को लेकर मुझे एक बात याद आ रही है कि अभी पिछले दिनों कांग्रेस प्रभारी अविनाश राय पांडे साहब ने झुंझुनू से संगठन के रूप में उनको आमंत्रित किया। कांग्रेस के और भी काफ़ी बड़े दिग्गज नेता हैं, झुंझुनू से विजेंद्र अरोड़ा जी हैं, श्रवण कुमार जी हैं, निश्चित रूप से स्थानीय विधायक जो नौगढ़ के डॉक्टर राजकुमार शर्मा भी कांग्रेस समर्थित है। तो ये कैसे संभव हुआ, किस तरह मतलब एक जिले से एक संगठन के रूप में माताजी को याद किया? राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का आधार रहा या कांग्रेस के परिवार से उनकी पृष्ठभूमि रही वो आधार रहा? नहीं, जो भी रहा वो एक कांग्रेस पार्टी की प्रक्रिया के तहत ही रहा, ऐसा कहीं नहीं है। और मैं तो ये मानता हूँ कि जब से हमारे राहुल गांधी जी की एक सोच रही है कि पार्टी के अंदर भी आंतरिक स्तर के पर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था हो और एक ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के साथ में काम हो, तो जो भी वो आप स्थानीय स्तर पे सरपंच की भी जिम्मेदारी निभा रही हैं, उसके अलावा संगठन के अंदर में भी वो अपनी निष्ठा से काम कर रही हैं, तो जो भी उनकी सहभागिता रही है तो कहीं ना कहीं संगठन की एक प्रक्रिया के रूप में ही रही है। माता जी को वहाँ दबंग लेडी के रूप में कहते हैं। स्थान प्रदेश में जो छावड़ा बहुओं का नाम है, निश्चित रूप से वो शराबबंदी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन नौलगढ़ में बड़े बड़े आंदोलन का रिजल्ट दिया है आपकी माता जी ने, सरपंच जी तारा पूनिया, और बता रहे हैं स्वच्छ निर्मल गांव के तहत कई लोगों के पीछे स्वच्छ बनाने के अभियान को भी गति दी है। तो इस तरह का एक शैली अचानक आप जैसे कह रहे हैं गृहस्थ जीवन से लेकर राजनीति में आना, और राजनीति में आते ही इस तरह आक्रामकता, ये कैसे संभव हुआ? नहीं, वो मैंने आपको कहा ना कि जब तक अगर आप कोई भी चीज़ के अंदर निर्णय जब आप किसी लालच के हिसाब से सोचने लग जाते हैं, किसी हित के हिसाब से सोचने लग जाते हैं, तो आप फिर खुल के काम नहीं कर सकते। चाहे मेरा हो, चाहे मेरे परिवार के सदस्यों का हो, हमने कभी भी ऐसा सोचा नहीं। मेरे माताजी ने एक लंबा संघर्ष शराब बंदी के लिए किया, और आपको ये मैं बताऊं, देखो हमारे पूरे परिवार ने मिलके, शराब का ठेका चल रहा था, गांव के स्तर पे चल रहा था, हमारा संघर्ष हुआ, कुछ व्यक्तिगत संघर्ष भी हुआ, हमें वो भी झेलना पड़ा। और महिला होते हुए मेरी माताजी ने खुद ने संघर्ष करके, ऐसा नहीं है हमने कहीं पे उनकी मदद की हो या उन्होंने हमसे मदद मांगी, उन्होंने खुद ने संघर्ष करके एक उस चीज़ को परिणति तक ले गया कि शराब का ठेका बंद हुआ। उसके बाद में आप ये देखें कि हमने, हमारे पूरे परिवार ने मिलके, क्योंकि हमारी ये सोच है कि शराब का ठेका बंद हुआ तो शराब के ठेका बंद होने से ही कहीं ना कहीं आपको पूरी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा, शराब पीने वाले तो अभी भी रहेंगे। तो इस समस्या को अगर जड़ से मिटाना है तो हमें उन लोगों की मानसिकता देखनी है जो लोग शराब पी रहे हैं। तो आप ये निश्चित रूप से कहेंगे, निश्चित रूप से मैं इस चीज़ में सहमत हूँ आपकी बात से कि मेरी माताजी ने इस चीज़ में बोल्ड डिसीजन लिया और शराबबंदी के लिए संघर्ष किया, उसमें बोल्ड रही वो। लेकिन जो लोग शराब पी रहे थे उनके लिए उन्होंने एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए, मेरे दादाजी ने अपनी पेंशन की राशि, जो स्वतंत्रता सम्मान पेंशन का पैसा मिलता है, वो पेंशन की राशि खर्च करके हमने 4 कैंप लगाए, नशा मुक्ति के शिविर लगाए, जिसमें SMS हॉस्पिटल के डॉक्टर नारायण हृदयालय हॉस्पिटल से भी अच्छे विशेषज्ञ हम लेके गए, दवाइयाँ हमने फ्री बांटी। जो लोग नशा कर रहे थे, चाहे वो किसी भी तरीके का नशा हो, पान का, बीड़ी का, सिगरेट का, गुटखे का, या शराब का, या अफीम का, सभी लोगों को हमने खुल के वहाँ उस कैंप में आमंत्रित किया, उनको बुलाया, उनकी काउंसलिंग की, उनको दवाइयाँ दी और रिपीट कैंप लगा के इस बात की कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नशा छोड़ें, क्योंकि असली उस समस्या का समाधान तभी होगा जब लोग स्वयं नशा छोड़ेंगे, और उसके कुछ अच्छे परिणाम भी हमको देखने को मिले। आप एक संगठन में काम कर रहे हैं, एक बड़ा संगठन है, साथ साथ में पुत्र धर्म भी निभा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, साथ साथ में 2 विधानसभा आप संभाल रहे हैं, कैसी स्थिति है नौगढ़? नहीं, मैं अगर आप इस चीज़ में कहेंगे तो मैं मेरी व्यक्तिगत और पारिवारिक स्थिति ज़रूर मैं आपको बयां कर सकता हूं कि वाकई में उस चीज़ में आपका परिवार सफ़र करता है। जब आप सामाजिक रूप से कहीं सहभागिता निभाते हो, अब जैसे सामाजिक स्तर पे माताजी कर रही हैं, संगठनात्मक स्तर पे मैं काम कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक रूप से एक आपको
दिक्कत आती है। अब जैसे मेरा परिवार भी है, वो एक जगह की जगह 2 जगह हो गया, कुछ जिम्मेदारियां परिवार के हिसाब से इधर डाइवर्ट हो गई, कुछ उधर डाइवर्ट हो गई, आपके और संसाधन भी आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा उपयोग में करने लगते हैं, तो उससे आपका परिवार हो या आपका एक जो आर्थिक आपका काम होता है वो ज़रूर इफ़ेक्ट होता है। लेकिन फिर भी हम लोग इस चीज़ को भी पॉजिटिव मान करके इसमें काम कर रहे हैं। नौलगढ़ विधायक का कार्यशैली के बारे में कुछ कहना, किस तरह की कार्यशैली कर रहे हैं? उनकी अलग कांग्रेस में मंत्री रहने के दौरान उन्होंने काफ़ी काम करवाए जैसे वो कह रहे हैं, मानते हैं कि क्या विकास कार्य हुए नौलगढ़ में? नहीं, विकास कार्य तो एक सतत और निरंतर प्रक्रिया होती है, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि विकास एक जगह, कहीं पे भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि विकास एक जगह पे रुक जाए। होता भी है तो उसके अंदर आगे भी बहुत संभावनाएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमें करना होता है, तो वो विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन स्थानीय लोग कह रहे हैं कि आपके माताजी या आप एक विकल्प के तौर पर हैं, और निश्चित रूप से जिस तरह लग रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों विधानसभाओं में एक विधानसभा से कांग्रेस के आप प्रत्याशी होंगे आपका परिवार, तो ऐसी स्थिति में किस तरह रूठे को मनाएंगे? फिर तो जैसे कांग्रेस से हैं तो फिर तो कहीं ना कहीं उनके पहला का भी ट्रैक रहा है कि कभी निर्दलीय रहे हैं, कभी बसपा से रहे हैं, तो क्या फिर साथ मिलेगा उनका कांग्रेस को अगर आप विकल्प के तौर पे आते हैं तो? नहीं, मैं अब किसी और के निर्णय के लिए तो टीका टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी और का व्यक्तिगत निर्णय होगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से हमारा संगठन के प्रति निष्ठा रही है शुरू से लेके आज तक, तो और जिस तरीके से हम कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं, मतलब हमारे खून में रग रग में कांग्रेस पार्टी बसी हुई है, तो हमारे को लेकर के जो भी निर्णय रहेगा चुनाव लड़ने का, कहाँ से लड़ना है, कैसे लड़ना है, किस रूप में लड़ना है, वो कांग्रेस पार्टी और संगठन का जो नेतृत्व तय करेगा, उसी के अकॉर्डिंग और उन्हीं के निर्णय के हिसाब से हम हमारे। लेकिन फिर भी अमित जी पूनिया की पसंद कौन, फुलेरा या नौलगढ़? नहीं, ये निर्भर करेगा अब कांग्रेस पार्टी के संगठन के ऊपर निर्णय करेगा। जैसे आपने कहा, प्राथमिकता, जैसे आपने कहा, अभी आपने ये चीज़ कही, हमने कहीं पे भी, चाहे मैं जब मेरा फुलेरा चुनाव लड़ने का था, मतलब तो भी मेरी तरफ से ये नहीं था कि मैं चुनाव लड़ने के लिए आ रहा हूँ या चुनाव लड़ूँ। मेरे को संगठन ने, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे कहीं ना कहीं कहा इस चीज़ को लेकर के कि आपको हम इस बार चुनाव लड़ा रहे हैं और आप जाइए, दिल्ली से मुझे कहा गया इस चीज़ को लेकर के कि आप जाइए और क्षेत्र के अंदर आप तैयारी कीजिए। बहुत सारी राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं, वो उन चीज़ों पे मैं जाना नहीं चाहूँगा कि वो चुनाव मैं उस वक्त नहीं लड़ पाया, और संगठन ने उसमें मेरे को पूरी मदद की, और संगठन की तरफ से मुझे इसके अंदर यूँ कहूँगा कि एक छोटे से कार्यकर्ता को इतने बड़े रूप के अंदर इस संगठन की तरफ से सहारा मिलना, मजबूती मिलना, एक मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। और वही चीज़ मैं अब फिर से दोहराना चाहूँगा कि आगे भी जो भी निर्णय होगा वो निर्णय वहाँ के स्थानीय स्तर के लोग करेंगे। देखो, हमने, मेरी माताजी ने भी काम किया, तो हमने तो, या मेरी माताजी ने वहाँ पे भी कहीं किसी भी रूप के अंदर इस चीज़ के बारे में नहीं कहा, न हमारी उस चीज़ को लेकर के इस तरीके की इच्छा है। यही कहा हमने कि हम कोई भी काम करते हैं वो सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में काम करते हैं, किसी चीज़ को, किसी माध्यम को हासिल करने के रूप में काम नहीं करते। तो लोग कहेंगे, जनता कहेगी, संगठन निर्णय करेगा। तो आपकी माताजी जिस तरह काम कर रहे हैं, हमें जानकारी मिली है कि थर्ड फ्रंट भी उन पर नज़र गड़ाए हुए हैं। ऐसी स्थिति में ऑफर वगैरह भी हो सकते हैं, आ गए होंगे या आने वाले होंगे, क्या जवाब होगा? नहीं, मैं तो ये कहूँगा, देखो कि जो स्थानीय स्तर पे काम करता है, जो लोगों के बीच में रहता है, वो सबकी पसंद होता है, वो सबकी पसंद होता है वो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लोगों से जब कनेक्ट रहेगा, लोग उसके साथ जुड़े हुए रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो वोट का आधार होता है, और जब वोट का आधार होता है तो उस व्यक्ति को हर कोई पसंद करे। तो हो सकता है ऐसे कोई विकल्प हो, तो लेकिन हमारी जो निष्ठा है वो शुरू से कांग्रेस पार्टी के प्रति रही है। हम बात कर रहे हैं अमित जी पूनिया से, कुछ और रोचक सवालों के जवाब तलाशेंगे, ब्रेक के बाद में फिर मिलते हैं। श्रीमती राम कुमारी पीजी महिला महाविद्यालय क्वालिटी एजुकेशन का पर्याय, एक ऐसी संस्था जहां बालिकाएं अपने सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर सकती हैं। छात्राओं के लिए पूर्णतः सुरक्षित एवं अनुशासित वातावरण, श्रेष्ठ विकल्प बीए, बीएससी, बीकॉम और पीजी कोर्सेज के साथ ही साथ श्रेष्ठ वातावरण, आरएस, सीआईटी, कंप्यूटर कोर्सेज, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स लैब,
योग्य एवं अनुभवी शिक्षक, सुसज्जित प्रयोगशाला, बुक बैंक और लाइब्रेरी की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। साथ ही सरकार द्वारा प्रतिभावान छात्राओं को स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है। सह संस्थाएं श्रीमती रामकुमारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, श्रीमती रामकुमारी बीएड एंड एमएड कॉलेज, श्रीमती रामकुमारी शिक्षा शास्त्री कॉलेज, श्रीमती रामकुमारी एसटीसी कॉलेज। संचालक प्रोफेसर एस करण शिक्षा समिति। पता मुकुंदगढ़ मंडी, जिला झुंझुनू, राजस्थान। संपर्क करने के लिए 01594 252024 या फिर 252034। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अमित जी पूनिया से। काफ़ी रोचक बातें निकल कर आ रही है अमित जी। मोटा मोटा पॉलिटिकल का एक इशू, लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है। चुनावी साल आने वाला है। मान लीजिए कि कांग्रेस के आप प्रत्याशी हैं, तो आप सामने किसे फिर कंपटीटर मानेंगे? वहाँ का जो समीकरण है नौगढ़ का, वो एक समीकरण जो पिछले काफ़ी समय से चला आ रहा है, आप मान रहे हैं कि वर्तमान में वो उसी तरह समीकरण, उसी तरह की राजनीति होगी, या जिस तरह बीजेपी का सांप्रदायिक एक अलग एजेंडा है तो कहीं ना कहीं वो भी भावित करे? नहीं, समीकरण हमेशा एक जैसे नहीं रहते, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और जो राजनीति सांप्रदायिकता के बेस पे करते हैं या जातिवाद के बेस पे करते हैं, मैं ये मानता हूँ कि वो राजनीति नहीं है, वो व्यक्तिगत हित है। और आज के दिन जनता इस चीज़ को अच्छे से समझती है और जनता भी उठ चुकी है। जनता भी नहीं चाहती है कि उनका जो नेता जो नेतृत्व दे रहा है वो कहीं ना कहीं राजनीति के माध्यम से, सांप्रदायिकता के माध्यम से या जातिवाद के माध्यम से कहीं ना कहीं उस समाज को आगे बढ़ाए। कांग्रेस पार्टी विपक्ष, जिस तरह कांग्रेस 3 धड़ों में दिखाई दे रही है, सचिन पायलट वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं, अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कहीं ना कहीं सीपी जोशी का भी अपना एक अलग धड़ा है, आरसी अध्यक्ष बनने के बाद में एक पावर सेंटर के रूप में उभर कर आए हैं। अमित जी पूनिया किसी फीडबैक देते हैं? मैं संगठन को देता हूँ। संगठन में सभी संगठन के हिस्से हैं, लेकिन संगठन में एक सचिन पायलट साहब आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मान रहे हैं फिर तो अशोक गहलोत साहब और जोशी खेमा अलग रहे, उससे आप अलग? नहीं, ऐसा कोई खेमा नहीं है। ये खेमेबंदी की बातें सब बनाई हुई है। सब संगठन का एक हिस्सा है और सब संगठन में अपने अपने स्तर के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन किसान आंदोलन में तो पायलट साहब अकेले दौड़ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं तो नेतृत्व तो करेंगे। उनका साथ क्यों नहीं मिल रहा? नहीं, साथ सबको मिल रहा है, सबका साथ है। गहलोत जी अभी किसी सभा में शामिल हुए, उनको बड़ा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी गुजरात में दे रखी है। इससे बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तो हो ही नहीं सकती। निश्चित रूप से गुजरात की जिम्मेदारी है, लेकिन पिछले दिनों लगातार राजस्थान से उनका मोह भंग हुआ नहीं है, लगातार आ रहे हैं। सप्ताह में 3 दिन गुजरात तो 4 दिन राजस्थान में बिता रहे हैं। आते हैं, वो संगठन को भी टाइम दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं। देखो, उसमें जिसको जो जिम्मेदारी जहाँ दी जाती है उसको उस जिम्मेदारी को निभाने के अंदर समय देना, ये संगठन का एक सिस्टम है। कोई किस जिम्मेदारी पे काम कर रहा है, कोई किस जिम्मेदारी पे काम कर रहा है, और सभी लोग कांग्रेस पार्टी में, संगठन में तो काम कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे कह सकते हो अलग अलग धड़ा, अलग अलग खेमा? जिम्मेदारियां अलग अलग है। बहुमत आ गया कांग्रेस को राजस्थान के 2018 चुनाव में, मान लीजिए कांग्रेस बहुमत के साथ आ गई, मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? कि उसके बाद में निर्णय होगा कौन करेगा? पार्टी तो राहुल गांधी, बड़े स्तर के राहुल गांधी जी या विधायक दल की बैठक? देखो, आप राजीव गांधी पंचायती राज संगठन से जुड़े हुए, निश्चित रूप से मैं कांग्रेस पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। इतने बड़े बात के ऊपर, इतने बड़े निर्णय के ऊपर क्या होगा वो कांग्रेस पार्टी सामूहिक रूप से चर्चा करके निर्णय लेगी। उसके ऊपर मैं कमेंट दूं इस स्तर के ऊपर काम करते हुए, ये उचित नहीं। जीएसटी बिल लेकर आपकी क्या राय है? सीधी सी बात यह है कि सत्ता का स्तर बीजेपी ने इतना गिरा दिया कि कथनी और करनी में जो आम जनता आज के दिन जो नेता से नफरत करती है या राजनीतिक दलों से नफरत करती है, उसका सबसे बड़ा एक कारण ये है कि नेता का और राजनीतिक दल का कथनी और करनी में फ़र्क हो गया। सभी पार्टी बीजेपी के अंदर कथनी और करनी में कितना बड़ा डिफरेंस है। जीएसटी का इन्होंने विरोध किया, कितना बड़ा विरोध किया, संसद में हंगामा किया, सड़कों पे लेके आए, आज उसी जीएसटी को पास कर रहे हैं और इतने कड़े कानूनों के साथ में पास कर रहे हैं। लेकिन उनका तो कहना है कि उन्होंने संशोधन जनता हित में किया, ऐसा बीजेपी कहती है। वो बीजेपी तो पता नहीं क्या क्या कहती है। बीजेपी तो ये कहती है कि अच्छे दिन आ गए,
15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आ गए, हम इस देश को पता नहीं क्या बना देंगे। उनके कहने में तो आपको भी पता है कि क्या कहना है और उनका करना क्या है। नोटबंदी से कहते हैं कि इंडिया में बदलाव हुआ, मानते हैं हम बदलाव? हाँ, नोटबंदी से बदलाव हुआ, निश्चित रूप से बदलाव। किस तरह का बदलाव? गरीब आदमी और गरीब हुआ है, प्रताड़ित हुआ है, काला धन और बढ़ा है उसके अंदर, आज जीडीपी का स्तर गिर गया है। कितने बदलाव हैं, अनेकों बदलाव है। व्यापारी वर्ग परेशान है, किसान वर्ग परेशान है, युवा वर्ग परेशान है। इतने बदलाव हैं जिनको मैं यहाँ गिना नहीं सकता, उसके लिए एक लंबा समय चाहिए। कांग्रेस बड़े नेता हैं विश्वेंद्र सिंह जी, उनका कहना है कि कांग्रेस प्रतिपक्ष की भूमिका में या कांग्रेस विपक्ष की भूमिका को सही तरीके से निभा नहीं पा रही। थर्ड फ्रंट भी कह रहा है कि जिस तरह के आंदोलन होनी चाहिए, बीजेपी राजस्थान में कुछ नहीं कर रही है, वो आंदोलन कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, मेरे को इस तरीके का उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है, कोई बात है, इसका मेरे को संज्ञान नहीं है, और तो मैं इस चीज़ पे कुछ कहने की स्थिति में भी नहीं हूँ। खास मुलाकात में बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं किसी खास मेहमान से।